आहा, कितना खूबसूरत नजारा है। अच्छा हुआ जो रीमा हम लोगों को यहाँ ले आई, वरना ये विशाल तो पता नहीं कहाँ गोवा लेकर जा रहा था हमें। हाँ तो गोवा में क्या दिक्कत थी आपको, इतनी बढ़िया जगह तो है। रहने दो बेटा, तुम हमारे बेटे होकर भी हमारी पसंद को नहीं जानते, और एक रीमा है, बस 1 महीने में ही हमारी पसंद कितने अच्छे से समझ गई। पापा ये मत भूलिए कि आपकी लाडली रीमा को आपकी बहू बनाकर मैं ही लाया हूँ। हाँ हाँ, बस एक यही अच्छा काम किया है तुमने अपने जीवन में। बिमला की बात पर सब लोग हंसने लगे। दरअसल रीमा और विशाल की शादी बस 1 महीने पहले ही हुई थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। विशाल के माता पिता बिमला और कांतिलाल ने रीमा से पहली मुलाकात में ही उसे अपनी बहू मान लिया, और फिर शादी के बाद रीमा ने भी विशाल के परिवार को पूरे दिल से अपना लिया, और फिर ये पूरा परिवार रीमा के कहने पर ही शिमला घूमने आया हुआ था। और फिर रीमा सुनो। हाँ जी बोलिए। अरे यार, हमारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम दोनों को यहाँ अकेले आना चाहिए था यार। कहाँ तुम भी मम्मी पापा को साथ ले आई यार। अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप? मम्मी पापा का भी तो मन होता होगा ना घूमने फिरने का, और अब वो अकेले तो जा नहीं सकते ना कहीं। और हमारा क्या है, हम तो कभी भी कहीं भी निकल सकते हैं। पर मुझे लगता है कि पहला टूर तो पूरे परिवार को साथ में ही करना चाहिए। अच्छा ये सब छोड़िए, अब मुझे बहुत भूख लगी है, तो डिनर का क्या सोचा है? यहीं होटल में करना है या कहीं बाहर चले? अब तुम बताओ, कुछ अलग खाने का मन है तो चलते हैं कहीं। मैंने नेट पर देखा था, पास में ही मॉल रोड पर एक बहुत ही फेमस होटल है, वहाँ हिमाचल का ट्रेडिशनल खाना मिलता है, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन बाहर भी बहुत ठंड है, तो पता नहीं मम्मी पापा को ले जाना ठीक रहेगा या नहीं। बात तो सही है। ऐसा करो, तुम भी यहीं रुको, मैं अकेला जाकर खाना पैक करवा लाता हूँ, फिर सब साथ में बैठकर खाएंगे, ठीक है? अब लेकिन आप अकेले, यहाँ की सड़कें भी बड़ी ऊंची नीची हैं। ओ माय डार्लिंग, कार में ब्रेक भी होते हैं। तुम मम्मी पापा के पास जाओ ना, मैं बस अभी खाना लेकर आया। इसके बाद विशाल अपनी कार लेकर निकल गया। रास्ते में जब एक तीखा मोड़ आया तो विशाल ने तुरंत कार की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक पैडल दबाया, लेकिन कार की स्पीड कम ही नहीं हुई, क्योंकि विशाल की कार के ब्रेक फेल हो चुके थे। विशाल कार को संभाल नहीं पाया और कार समेत सीधा खाई में जा गिरा। जब काफी रात तक विशाल नहीं लौटा और उसका फोन भी नहीं लग रहा था, तो कांतिलाल खुद पुलिस के साथ अपने बेटे को ढूंढने निकले। काफी खोजबीन के बाद विशाल की कार गहरी खाई में एक नदी में तैरती हुई दिखाई दी। और फिर आई एम सॉरी कांतिलाल जी, इतनी ऊपर से गिरकर वैसे भी विशाल नहीं बचा होगा, और लगता है कि उसकी डेड बॉडी नदी में ही बह गई है। कार की हालत भी बहुत खराब है। कांतिलाल के परिवार की खुशियां अब मातम में बदल चुकी थी। कांतिलाल और बिमला अब गुमसुम ही रहते और दोनों की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। ऐसे में रीमा ने हिम्मत रखी और फैमिली बिजनेस को संभाला। ऐसे ही कई महीने गुजर गए और फिर एक दिन, सुनिए जी, मैं रीमा को ऐसे नहीं देख सकती, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। पर क्या रीमा अब दूसरी शादी के लिए मानेगी? मैं मनाऊंगी उसे। देखा नहीं आपने कैसे सारा दिन उदास रहती है वो। उसने खुद को पूरी तरह से काम में ही झोंक दिया है, मगर ऐसे कब तक चलेगा? उसे आगे बढ़ना ही होगा। बिमला ने तय कर लिया था कि वो रीमा को दूसरी शादी के लिए मनाकर ही रहेगी। और फिर उसी शाम, पापा जी कल आपको मेरे साथ फैक्ट्री चलना पड़ेगा। क्यों, अब क्या हुआ बेटी? पापा जी वो शर्मा अंकल, अब वो बहुत बदल गए हैं। उन्होंने आपके पीछे पूरे 2 लाख की हेरफेर की है। वैसे तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है और कल उनकी पोस्ट के लिए कुछ नए कैंडिडेट्स को भी बुलाए हैं, तो आप उनमें से किसी को। अरे बेटी, अब ये सब तुम ही देखो, और मुझे कोई मैनेजर नहीं चुनना तो तुम्हें चाहिए एक नया जीवन साथी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? हाँ बेटी, जिंदगी बहुत लंबी है, हमारी खातिर तुम हाँ कह दो। हरगिज नहीं मम्मी जी, मैं विशाल की यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट सकती हूँ, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इतना कहकर रीमा वहां से रोते हुए चली गई। अगले दिन रीमा ने कई कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया और फिर उन्हीं में से एक रवि को मैनेजर की पोस्ट के लिए चुन लिया। रवि ने भी जल्दी ही काम सीख लिया और पूरी मेहनत से अपना काम संभालने लगा। उसने बहुत कम समय में सबकी नजर में अपनी एक खास जगह बना ली थी। वो ऑफिस के साथ साथ कांतिलाल के घर की भी कई जिम्मेदारियां संभालने लगा। और फिर एक दिन, अब
क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ विमला, वाकई रवि बहुत ही अच्छा लड़का है। वो रीमा को बहुत खुश रखेगा। बस एक बार रीमा मान जाए तो ये सारा काम, ये सब कुछ हम रीमा और रवि को सौंपकर हरिद्वार चलते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। बिमला और कांतिलाल ने रीमा को बहुत समझाया और फिर आखिरकार उनकी जिद के आगे झुकते हुए रीमा ने रवि से शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर रीमा और रवि की शादी का दिन भी आ गया। रवि, रीमा ने बहुत बड़ा दुख झेला है, उसका हमेशा ख्याल रखना। अब ये सब तुम दोनों का है। हम हरिद्वार चले जाएंगे और अपना आखिरी समय वहीं बिताएंगे। नहीं मम्मी जी, आप दोनों को हमारे साथ ही रहना होगा। नहीं बेटी, हमारा चले जाना ही बेहतर होगा। अब तुम विशाल को भूल जाओ और रवि के साथ नए जीवन की शुरुआत करो। जैसे ही कांतिलाल ने ये बात कही तभी पीछे से एक आवाज आई। मेरा और मेरे माँ बाप का जीवन बर्बाद करके तुम अपना नया जीवन कैसे शुरू कर सकती हो रीमा? विशाल, विशाल मेरा बेटा, तू जिंदा है बेटा? हाँ माँ, आपकी दुआओं ने जिंदा रखा है मुझे, वरना इन दोनों ने मुझे मार ही दिया था। विशाल, ये क्या बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ पापा, झूठ तो ये बोलती है ये। असल में ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, मगर पैसों के लालच में रीमा ने मुझसे शादी की और फिर अपने इसी आशिक से मेरी कार के ब्रेक फेल करवा दिए। उस दिन पहाड़ी से गिरते हुए मैं कार से बाहर निकल गया और एक चट्टान पर जा गिरा। एक चरवाहे ने मेरी जान बचाई और जब मैं वापस यहाँ अपने शहर आया तो मैंने इन दोनों को रंग रलिया मनाते अपनी आंखों से देख लिया। मैं इनका पीछा करता रहा और इनका पूरा सच जानने के बाद आज लौटा हूं। अच्छा है, पर तू ये सारी बातें साबित कैसे करेगा रे लल्लू? तुम दोनों के खिलाफ जितने भी सबूत चाहिए वो जुटा लिए मैंने, और तुम्हें पता है वो सारे सबूत फिलहाल किसके पास हैं? अभी बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब। विशाल सच बोल रहा था। वो पुलिस को अपने साथ लेकर आया था। रवि और रीमा को अपने किए की सजा मिलने जा रही थी और कांतिलाल और विमला को अपना बेटा विशाल। शहर में रह रहे एक अमीर घर के बिगड़े बेटे की है। राहुल एक बहुत ही अमीर घर का लड़का था और उसके शौक भी अमीरों वाले थे। रोज क्लब में जाना, बार में पैसे उड़ाना, वो यही सब करता था। एक दिन वो अपने दोस्त को फोन करके बोलता है, आज का क्या प्लान है? तू बता भाई, पैसे तो तुझे खर्च करने हैं, जहाँ लेकर चलेगा वहाँ चल लेंगे। अच्छा सुन, जीटीबी नगर वाले बार क्लब में एक नई डांसर आई है, सुना है, बहुत मस्त है यार। अच्छा तो ठीक है, फिर आज उसी की खूबसूरती देख कर आते हैं। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। दोनों तैयार होकर क्लब में पहुँचते हैं और शराब पीने लगते हैं। तू तो बोल रहा था कि नई डांसर आई है, और यहाँ तो अभी तक वही पुरानी लड़कियां कमर हिला रही हैं। वो देख भाई, तेरे बोलते ही आ गई। वो लड़की बहुत ही सुंदर होती है। राहुल उसे देखता ही रह जाता है। अरे भाई, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है यार, मुझे इससे बात करनी है यार। राहुल उठकर उस लड़की के पास चला जाता है और हेलो। सपना बिना सुने डांस करती रहती है। राहुल भी उसके साथ जाकर नाचने लगता है और जब डांस खत्म हो जाता है तो बोलता है, मुझे आपसे बात करनी है। मेरे पास आज टाइम नहीं है, मेरा कस्टमर इंतजार कर रहा है, कल बात करते हैं। ये बोलकर वो एक आदमी के साथ चली जाती है। अगले दिन रात होते ही राहुल फिर से उसी क्लब में पहुंच जाता है और उस लड़की का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद लड़की आती है और अपना डांस खत्म करके जाने लगती है। तभी राहुल उसे रोकता है और बोलता है, आपने कहा था कि कल बात करोगी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो आपका नाम क्या है? बस नाम पूछना था। सपना है मेरा नाम। आप बहुत अच्छा डांस करती हो। थैंक यू। मुझे घर जाना है, मैं लेट हो गई हूँ बहुत। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अरे शुक्रिया मुझे घर छोड़ने के लिए, मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगी। राहुल सपना को छोड़ने जाता है। रास्ते में दोनों की काफी सारी बातें होती हैं। अगले दिन फिर रात को राहुल वहाँ आ जाता है। आज तो इससे अपने दिल की बात जरूर कहूँगा। तभी सामने टेबल पर कुछ लड़के आकर बैठ जाते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे देख यार, कितनी मस्त लड़की है, इसे तो गोद में उठाकर नाचने का मन कर रहा है। हाँ तो जा, रोका किसने है, तुझे जो करना है वो कर। वो लड़का जैसे ही उसके पास जाता है राहुल को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर उसे बोलता है, लड़की से दूर है, जा अपनी टेबल पर जाकर बैठ। अच्छा, पैसे क्या तूने अकेले ने खर्च किए हैं? मैंने भी खर्च किए हैं भाई, अपने पैसे पूरे वसूल करूंगा, तू जाकर अपना काम कर ले। इतना बोलते ही राहुल उसे मारने लगता है। तभी सपना बोलती है, अरे छोड़ो एक दूसरे को, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो?
सपना ये तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा था। सपना बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। राहुल बाहर उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है, आओ सपना, यहाँ बैठो। सपना, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरा काम है। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो ये बातें। ये बताओ, आज तुम मेरे साथ होटल चलोगी? ठीक है चलो। दोनों होटल में जाते हैं और उसी दिन से वो दोनों अक्सर ऐसे रात को होटल में रुका करते थे। एक दिन राहुल सपना से कहता है, आज कहीं बाहर खाना खाते हैं। शाम को दोनों बाहर खाने पर जाते हैं। सपना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन राहुल, तुम्हें मेरे काम के बारे में सब पता है। मेरा काम लोगों को खुश करना है, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे तुम्हारे बीते कल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कैसे भी करके उनसे हमारी शादी की बात करो। ठीक है, मैं कल गांव जाकर पापा से हमारी शादी की बात करूंगी। मैं भी साथ चलूंगा, साथ में बात करेंगे। अगले दिन दोनों गांव पहुंचते हैं। पापा, ये राहुल है और ये मुझसे शादी करना चाहता है। अच्छा, तो अब ये फैसला भी तू खुद करेगी? नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, शहर के नामी लोगों में मेरे पापा का नाम आता है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे पापा का काम देखकर अपनी बेटी की शादी करूंगा, हैं? पहले तुम खुद कुछ काम करो, तुम खुद अपने पापा के पैसे पर जीते हो, मेरी बेटी को कैसे रखोगे? ठीक है अंकल जी, मैं अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, तुम्हें मेरे साथ काम करके दिखाना होगा। पापा, आपके साथ काम? लेकिन आप तो खेतों में काम करते हैं और राहुल ये काम कैसे करेगा? हाँ तो क्या हुआ, ये भी मेरे साथ खेती करेगा और मेहनत करके मुझसे ज्यादा फसल उगानी होगी, तभी मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करूंगा। अगले दिन राहुल खेतों में जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा खेत, ये कैसे खोदूंगा? राहुल, ये खेत हाथ से नहीं खोदा जाएगा, वहाँ जो बैल खड़े हैं वो खेत को खोदेंगे। पहले तुम पापा को देखो वो कैसे हल चलाते हैं। राहुल ओम प्रकाश को देख देख कर खोदने की कोशिश करता है, तभी वो गिर जाता है। अरे ये कैसे बैल हैं, मुझे ही लेकर भाग रहे हैं। पापा, मम्मी बचाओ, मर गया। राहुल, बैल की रस्सी खींचो जल्दी, तभी वो रुकेंगे। राहुल बैल की रस्सी खींचता है और बैल रुक जाते हैं। शुक्र है ये रुक गए, मुझे तो लगा था आज मैं गया और तुमसे शादी करने का सपना ही रह जाता। राहुल, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम क्यों मेरे लिए यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो? नहीं सपना, मुझे तुमसे शादी करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। ऐसे ही अगले दिन बीज डालने की बारी आती है। अच्छा, तो ऐसे बीज डालते हैं? अंकल जी, ये तो बहुत आसान है, एक एक बीज डालते जाओ, बस हो गया काम। हाँ हाँ, बहुत आसान है, पहले शुरू तो करो, तब पता चलेगा। राहुल थोड़ी देर तो जोश में बीज डालता है, पर फिर थक कर बोलता है, हे भगवान, ऐसा लग रहा है सीधा खड़ा हो जाऊंगा तो कमर बीच में से टूट जाएगी। पता नहीं ये लोग कैसे झुककर पूरा दिन बीज डालते हैं। जैसे तैसे राहुल पूरे खेत में बीज डालता है और उसे बीज डालते डालते आधी रात हो जाती है और फिर वो सो जाता है। राहुल, ये लो खाना खा लो, फिर सो जाना। आज भूख नहीं है सपना, मुझे सोने दो। बेचारा राहुल मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, थकावट की वजह से इसे भूख का भी पता नहीं चल रहा। ऐसे ही राहुल खूब मेहनत करता है और फसल उगने लगती है। एक दिन रात को राहुल का गाने सुनने का मन करता है और वो अपने फोन में गाने चला देता है और आंख बंद करके गाने सुनने लगता है। सुनते सुनते वो सो जाता है। आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है, अरे ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे तो खेतों में पानी भर जाएगा और सारी फसल खराब हो जाएगी। राहुल भागकर खेतों में जाता है और खेत की मुंडेर तोड़ देता है और पानी बाहर निकालता है और ओम प्रकाश के खेत का भी पानी निकाल देता है। अगले दिन सुबह जब ओम प्रकाश उठता है तो बोलता है, अरे ये क्या, इतनी बारिश, खेत में तो पानी भर गया होगा, सारी फसल खराब हो गई होगी। वो फावड़ा लेकर खेतों में भागने लगता है। तब राहुल बोलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है अंकल जी, मैं रात को ही दोनों खेतों की मुंडेर तोड़कर आ गया था, जिससे पानी खेत से बाहर निकल जाए। ओम प्रकाश बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है और कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाती है। दोनों की फसलें कटकर तैयार होती हैं और अनाज निकल जाता है।
कल तो अनाज नापा जाएगा। हे भगवान, मेरा अनाज ही ज्यादा हो। लेकिन ये बात गांव के मुखिया के बेटे रवि को पसंद नहीं आती। वो भी मनी मन सपना को चाहता था। मैं देखता हूँ इस राहुल का अनाज ज्यादा कैसे होता है। इसका अनाज कम ही होगा और फिर सपना से मैं ही शादी करूंगा। वो जाकर राहुल के अनाज में से एक बोरी उठाकर ओम प्रकाश के अनाज में रख देता है। अब तो सपना मेरी होगी। अगले दिन गांव वाले इकट्ठे होते हैं और गांव का एक आदमी तौलने लगता है और बोलता है, सुनो गांव वालों, इन दोनों के अनाजों में से सबसे ज्यादा अनाज इस शहरी लड़के का है। ये मैं जीत गया अंकल। अब तो हम दोनों की शादी के लिए तैयार हो ना? हाँ बेटा, तुमने मन लगाकर मेहनत की। मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। ओम प्रकाश घर आकर अपनी पत्नी रेखा को बताता है, मैंने अपने अनाज में से कुछ अनाज राहुल के अनाज में मिला दिया था। पर आपने ऐसा क्यों किया? उस दिन जब बहुत तेज बारिश हुई थी और मुझे बारिश का पता नहीं लगा, तब उसी ने हम दोनों के खेत का पानी निकाला था। वो चाहता तो सिर्फ अपने ही खेत का पानी निकाल सकता था। उसे ये पता था कि खेत में पानी भरने की वजह से मेरी फसल खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने पानी निकाला। वो एक नेक और साफ दिल का लड़का है। इससे अच्छा लड़का हमारी सपना को नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी तरफ मुखिया का बेटा सोचता है, मैंने तो इसका अनाज कम किया था, फिर इसका अनाज ज्यादा कैसे हो गया? शर्त के मुताबिक राहुल शर्त जीत जाता है और ओम प्रकाश अपनी बेटी की शादी राहुल से करा देता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।